हेलो बच्चों, तो आप लोग का स्वागत है थिंकवर्ड एकेडमी के अंदर। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्लास 10 का ग्रेविटेशन देखा था, जिसमें हम लोग ने ग्रेविटेशन फोर्स, फिर उसके बाद केप्लर के फर्स्ट और सेकंड लॉ, फिर सर्कुलर मोशन देखे थे, सेंट्रीपिटल फोर्स देखे थे। ठीक है, ये लेक्चर के अंदर हम लोग आज देखने वाले केप्लर के थर्ड लॉ और उसके बाद क्या यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। केप्लर का थर्ड लॉ क्या बोलता है? द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, तो ये क्या है? स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है? जैसे हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक एलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है प्लैनेट सन के अराउंड मूव करने के लिए। ठीक है, ये क्या अपना सन है, समझे? ठीक है, ये अपना क्या सन है। अब इसके अराउंड जो एक प्लैनेट होगा, तो प्लैनेट यहाँ से पूरा एक रेवोल्यूशन जो पूरा करेगा ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। एक पोजीशन से पूरा राउंड लेके जो दूसरे सेम पोजीशन पे वापस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, जिसमें एक पीरियड कंप्लीट होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं? टी से डिनोट करेंगे। किसे करेंगे? टी क्या होगा अपना? ये पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, उसके आगे किसका बात किया हुआ है? मीन डिस्टेंस का। मीन डिस्टेंस क्या होता है? मीन डिस्टेंस बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी यही पे एक और डायग्राम देख लिया यहाँ पे। ये अपना क्या है? सन है। ये क्या अपना प्लैनेट है। ठीक है, अब सन और प्लैनेट के बीच में ये स्टार्टिंग डिस्टेंस ये है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग डिस्टेंस ये है, फिर प्लैनेट ये साइड में मूव हो रहा है, ये साइड में मूव कर रहा है, तो प्लैनेट यहाँ पे आएगा, तो इसका डिस्टेंस ये हो जाएगा। यहाँ पे आ गया तो इसका डिस्टेंस क्या ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे प्लैनेट मूव कर रहा है, उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो अगर हम लोग को उसका एक फिक्स डिस्टेंस लिया तो फिक्स डिस्टेंस लेना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे? इसका कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे? इसका एवरेज लेंगे। जो जितने भी डिस्टेंस आएंगे ना, सबको ऐड करके जितना डिस्टेंस आएगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। एवरेज कैसे लेते हैं एक बार देख लो। जैसे अपने को नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4। अब इसका अगर अपने को एवरेज लेना है तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस नंबर कितना 1 2 3 4 नंबर आया तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आता है? अपना एवरेज आता है। सेम इसके केस में भी क्या करेंगे? R1 R2 R3 R4 समझो, और R4 R जितना भी दिया हुआ सब अलग अलग डिस्टेंस है, तो उसका एवरेज लेना रहेगा। तो क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे और जितना R रहेगा हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, तो इससे अपने को क्या मिलेगा? एवरेज मिलेगा। एवरेज चीज का मिलेगा, डिस्टेंस का एवरेज मिलेगा। तो उसको हम लोग क्या डिनोट करेंगे? R से डिनोट करेंगे। तो R क्या होगा अपना? ये मीन डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीन डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे T और R का समझ आया? T क्यू है, टी का मतलब क्या है और आर का मतलब क्या है। ठीक है, अब लॉ देखते हैं। लॉ क्या बोल रहा है? द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है इसका स्क्वायर, तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या अपना? टी है, तो टी का स्क्वायर। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन क्या होता है? ये ऐसा साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, जो मीन डिस्टेंस का था अपना आर था, उसका क्यूब, उसके क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो अपने क्या बोला कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक साइड कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरी साइड भी वो चीज बढ़नी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक पेन 5 रुपए का आ रहा है तो 5 पेन कितने का आएगा? 25 आएगा। मतलब यहाँ पे क्या पेन की क्वांटिटी बढ़ी तो क्या बढ़ा? अमाउंट भी बढ़ा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना। तो यहाँ पे क्या होगा? जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है ना, उसका जो स्क्वायर रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मीन डिस्टेंस। प्लैनेट और सन के जो मीन डिस्टेंस होगा ना, उसके क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, अब अपने को क्या यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, उसका साइन हटाना है। तो क्या करेंगे? टी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं ना, तो उसकी जगह हम लोग क्या डालते हैं? कांस्टेंट डालते हैं। तो कांस्टेंट क्या आएगा? यहाँ पे के आएगा। के क्या रहेगा अपना? कांस्टेंट रहेगा आर क्यूब के बराबर। ठीक है, अब जब अगर के की वैल्यू चाहिए तो के की वैल्यू क्या रहेगी? टी स्क्वायर बाई आर क्यूब। ये अपनी किसकी वैल्यू हो गई? के की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ? ये अपना थर्ड लॉ है। एक बार वापिस समझा दूं मैं, चलो देख लो, एक बार वापिस देख लो क्या है। The square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. तो क्या बोल रहा है कि जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है प्लैनेट के, जो सन है, सन के रिस्पेक्ट में जो प्लैनेट है एक रिवॉल्व जो रेवोल्यूशन जो कर रहा है उसको हम लोग एक पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं। उसको हम लोग यहाँ किससे डिनोट कर रहे हैं? यहाँ पे टी से डिनोट कर रहे हैं। टी इज इक्वल टू पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। अब डिस्टेंस यहाँ पे क्यों आ रहा है? जैसे अभी प्लैनेट है, ये प्लैनेट है और ये अपना सन है, ये क्या अपना प्लैनेट है। तो प्लैनेट क्या एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर अपना जगह पोजीशन चेंज कर रहा है रिवॉल्व होने के लिए। तो जैसे जैसे अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, तो अगर यहाँ पे सन है, यहाँ पे प्लैनेट, तो इसके बीच का डिस्टेंस भी चेंज होता रहेगा, बिकॉज ये एलिप्टिकल पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो अपने को डिस्टेंस मेजर करना डिफिकल्ट पड़ेगा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसका मीन डिस्टेंस लेते हैं। तो जितने भी डिस्टेंस आएंगे उसको ऐड करके उसको मीन से डिवाइड करते हैं, तो अपने को क्या मिलता है? मीन डिस्टेंस। तो मीन डिस्टेंस को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? आर से। यहाँ पे आर इज इक्वल टू मीन डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मतलब टाइम का जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन को जो टाइम होता है उसका जो स्क्वायर करेंगे वो किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन डिस्टेंस के क्यूब के। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहाँ पे क्लियर हुआ ये चीज। फिर अभी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर इसको हटाना रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं? टी स्क्वायर
टी स्क्वायर इज इक्वल टू के डालेंगे, के क्यों डालेंगे, बिकॉज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, बट अपने को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, इस वजह से हम लोग वहां पे क्या के डालेंगे, ठीक है। तो के इज इक्वल टू, के की वैल्यू क्या रहेगी, टी स्क्वायर बाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ पे अपना केप्लर का जो थर्ड लॉ था वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या है, अपना अगला टॉपिक है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब क्या है कि ये ऐसा लॉ है जो पूरे यूनिवर्स के अंदर फॉलो होगा, ठीक है। ये ऐसा लॉ है कि जो पूरे यूनिवर्स के अंदर फॉलो होगा। तो ये क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स। मतलब क्या हुआ, यूनिवर्स में जो भी कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास मास होता है, तो वो मास क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, दोनों के पास m मास है, दोनों के पास क्या है, m मास है, और डिस्टेंस के बीच में d है। तो ये क्या कहेगा, ये दोनों मास जो है ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, वो जो अट्रैक्ट करेगा जो फोर्स है उसको, फोर्स को क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या बोलता है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब हम लोग एक एक वर्ड के थ्रू जाते हैं, ठीक है। द फोर्स, जो फोर्स है, एफ फोर्स जो है, एफ फोर्स क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये होगा आई इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास। अभी यहाँ पे क्या मास दिया है, m1 मास m2 मास, तो क्या बोला कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रोडक्ट ऑफ मास के। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो जितने मास दिए उसको जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, फोर्स के, ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 इंटू m2, ठीक है। m1 और m2 के जो प्रोडक्ट रहेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, फोर्स है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, जैसे ये दो मास है तो दो मास के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा d डिस्टेंस, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। समझ आया यहाँ पे, यहाँ पे डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d डिस्टेंस। जब अगर हम लोग इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आएगा, f इज इक्वल टू, अभी जैसे यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो जब हम लोग को प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन हटाना रहता है तो वहां पे एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा, f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, ठीक है, d स्क्वायर। तो यहाँ पे g जो आया क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट का ये है, प्रोपोर्शनलिटी हटा तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट लगा हुआ है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे g का अगर हम लोग से पूछा जाएगा कि g का यूनिट क्या है, तो g का यूनिट हम लोग फाइंड कर सकते हैं इजीली। कैसे फाइंड करेंगे g का यूनिट, जैसे यहाँ पे फोर्स दिया है तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन हो जाएगा, g पता नहीं अपने को। तो इसके बाद क्या है, मास दिया, मास का क्या होता है, kg होता है, दो मास दिया तो क्या होगा, kg स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे का डिस्टेंस का स्क्वायर दिया हुआ, डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं हम लोग, मीटर के अंदर मेजर करते हैं, तो क्या होगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, g का वैल्यू अगर अपने को फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या मीटर है, मीटर क्या जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, और यहाँ पे kg जाए क्या है, डिवाइड में आएगा। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी g की, ठीक है। g का जो यूनिट है, यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब g की अगर वैल्यू पूछेगी तो g कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये, तो g की वैल्यू वो अर्थ के अंदर या अर्थ के बाहर जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, उसकी वैल्यू क्या रहेगा, g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 क्या रहेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। समझ आया, ये चीज क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या है, फोर्स जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 के और m2 के, मतलब जो दो मास के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा ना, उसका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो दोनों मास को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा, फोर्स आएगा। और दो मास के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, d डिस्टेंस, वो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ आ रहा है, जो डिस्टेंस रहेगा उसका स्क्वायर रहेगा, वो जो डिस्टेंस रहेगा क्या रहेगा, दो फोर्स के बीच का डिस्टेंस रहेगा। समझ आया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक बार और देख लेना, यहाँ पे क्या अपना दो मास दिया हुआ है, दो मास m1 और m2 का है, दोनों में फोर्स लग रहा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, d है। तो लॉ क्या बोलता है अपना कि फोर्स जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, दोनों के प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, कि दोनों के बीच जो डिस्टेंस आएगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अभी हम लोग को प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है वो हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, f इज इक्वल टू g m1 m2 का स्क्वायर अपॉन d का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब अपने को क्या जी का यूनिट नहीं मालूम है, बट फोर्स का यूनिट मालूम है। फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है, बिकॉज न्यूटन सर आइजैक न्यूटन ने फाइंड किया था, इस वजह से फोर्स का यूनिट क्या रहता है, न्यूटन रहता है। बट अपने को जी की वैल्यू जी की यूनिट फाइंड करनी है, तो जी की यूनिट फाइंड कैसे होगी, इसका क्या है, फोर्स का क्या था, न्यूटन था,
फिर मास का है m, दो मास है यहाँ पे, तो m इंटू n क्या होता है, m स्क्वायर होता है, तो kg इंटू kg क्या होगा, kg स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में डिवाइड में क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर था, डिस्टेंस किसमें मेजर करते हैं हम लोग, मीटर में मेजर करते हैं, तो क्या होगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग ये साइड क्या डिवाइड में, तो ये साइड क्या होगा मल्टीप्लाई में होगा, kg के मल्टीप्लाई में, तो ये साइड क्या होगा डिवाइड में आएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर किसकी यूनिट हो गई, यहाँ पे g की यूनिट हो गई, ठीक है। फिर g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -7 इज इक्वल न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर किसकी वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू आई अपने को, g। g क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये हमेशा हर जगह कांस्टेंट रहेगा। अगर कहीं पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है और वहां पे अगर g की वैल्यू मेंशन नहीं की है तो ये वैल्यू ही डालनी है कि बिकॉज ये वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, समझ आया। अब इसमें दो तीन केस और बनते हैं। केस क्या बनेगा, जैसे अगर यहाँ पे अपने को मास है, अपना फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था अपना, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे केस बनेगा, केस क्या रहेगा यहाँ पे, केस वन क्या समझो, यहाँ पे अगर मैं मास का वैल्यू डबल कर दूं, यहाँ पे अगर m1 है और मैं यहाँ पे अज्यूम करूं कि जो m1 का वैल्यू वो डबल हो जाएगा, लेट अस अज्यूम दैट m1 is doubled, ठीक है, 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, F इज इक्वल टू जी, तो वैसे ही रहेगा, m1 क्या हो रहा है डबल हो रहा है, तो क्या होगा 2m1 हो जाएगा इंटू m2 हो जाएगा, अपॉन क्या होगा डी स्क्वायर ले लो या फिर आर स्क्वायर ले लो, बात एक ही होता है, बिकॉज वो डिस्टेंस या रेडियस जो भी होता है उसको एक चीज को डिनोट करता है, इस वजह से हम लोग क्या डी स्क्वायर ले लेते, डिस्टेंस ले लो या आर ले लो, सेम ही बात होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डी स्क्वायर लिए, ठीक है। अब क्या होगा, F इज इक्वल टू 2 आगे ले लेंगे, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपने को मालूम थी, इसकी वैल्यू अपने को मालूम थी ना, क्या है ये, इसकी वैल्यू क्या है f है, देयरफॉर f1 की वैल्यू क्या है अपनी 2f के बराबर आ गई। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, मास को अगर डबल कर रहे हैं तो जो फोर्स है फोर्स भी डबल हो जा रहा है, अगर मास को हम लोग डबल कर रहे हैं तो जो फोर्स होगा फोर्स क्या होगा डबल हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर जो अपना डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को डबल करेंगे, इस बार क्या करेंगे डिस्टेंस को डबल करेंगे, ठीक है। तो केस 2 क्या है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इज डबल्ड, ठीक है। डबल का मतलब क्या, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश की वैल्यू फाइंड करना है, क्या होगा जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे डी का डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या बोला है, यहाँ पे हम लोग डबल कर रहे हैं, तो क्या होगा 2d का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे कैलकुलेट करना है, एफ डैश इज इक्वल टू जी m1 m2 इसी रहेगा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये क्या हो जाएगा 4d स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम लोग देखेंगे तो इसकी वैल्यू तो अपने को मालूम है, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, तो क्या करेंगे f1 इज इक्वल टू f बाई 4 कर देंगे, तो क्लियर हुआ। मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग मास अगर डबल कर रहे हैं तो फोर्स भी डबल होगा, बट अगर हम लोग डिस्टेंस अगर डबल कर रहे हैं तो डिस्टेंस क्या होगा, और डिस्टेंस अगर डबल कर रहे हैं तो उसमें फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 टाइम्स कम हो जाएगी। यहाँ पे दिख रहा है ना, F1 इज इक्वल टू जो ओरिजिनल फोर्स था उसको 4 टाइम्स डिवाइड हो गया है ये एफ डैश की वैल्यू से। मतलब क्या हुआ कि जब अगर डिस्टेंस डबल होगा तो फोर्स की वैल्यू 4 टाइम्स कम हो जाएगी, ठीक है। ये केस 2 हुआ। ये केस 3 देखते हैं हम लोग। केस 3 में क्या करेंगे, लेट द डिस्टेंस between the two masses is half, ठीक है। मतलब क्या हुआ 1/2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 1/2 से जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, उसका डिस्टेंस का आधा ले रहे हैं, ठीक है। तो एफ डैश की वैल्यू क्या रहेगी, जी m1 m2 तो सेम रहेगा बिकॉज मास में कोई चेंजेस नहीं किया। अब क्या करें, डिस्टेंस को हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं, उसका होल स्क्वायर रहेगा, सॉरी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। एफ डैश की वैल्यू क्या है, जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, ठीक है। तो ये क्या 4 क्या जाएगा यहाँ पे ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड के नीचे कुछ होता है ना तो हम लोग उसको क्या ऊपर भेज देंगे। तो एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, एफ डैश इज इक्वल टू 4 इंटू जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू अपने को मालूम है, इसकी वैल्यू क्या है, देयरफॉर एफ डैश इज इक्वल टू 4 इंटू एफ के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हम लोग डिस्टेंस को अगर आधा कर रहे हैं तो जो फोर्स होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा, बट अगर डिस्टेंस को अगर हम लोग डबल कर देंगे तो जो फोर्स होगा वो 4 गुना घट जाएगा, ठीक है। ये चीज खाली यहाँ पे ध्यान रखना।
ये कंक्लूजन है अपना तीनों केस का, ठीक है, समझ आया। अगर यहाँ पे तुम लोग को डाउट है कि 4 ऊपर कैसे आया, तो ये देखना, अगर एक अपना एक ये होता है, अगर हम लोग इसको ये पूरा चीज को ए अज्यूम करें, ए अपॉन बी अपॉन सी है, ए डिवाइडेड बाय बी अपॉन सी है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स करते हैं। जो अपना सी वाला रहेगा ना, सी वाला रहेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सी को डायरेक्टली ऊपर भेज देंगे। तो वही हम लोग क्या 4 क्या है, 4 को हम लोग डायरेक्टली ऊपर भेज दिए, इस वजह से 4 मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। ये चीज हम लोग ने यहाँ पे किया है, ठीक है, क्लियर हुआ। 4 इंटू जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर है, तो जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, जी एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, अपनी एफ थी, तो बस मैंने यहाँ पे एफ पुट किया, तो एफ वन की वैल्यू क्या है अपने पास, एफ डैश की 4 टाइम्स ऑफ एफ हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर डिस्टेंस हम लोग अगर आधा कर रहे हैं, तो जो अपनी फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, वो क्या हो जाएगा अपना 4 टाइम्स डबल हो जाएगा। बट अगर डिस्टेंस की वैल्यू अगर हम लोग डबल करेंगे, तो फोर्स क्या होगा अपना, वो 4 टाइम गिर जाएगा, ठीक है। एक बार वापस हम लोग देख लेते हैं, यहाँ तक तो समझ आ गया रहेगा कि फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर, अपना फोर्स का फॉर्मूला है। यूनिट भी फाइंड कर लिया हम लोग और उसका वैल्यू भी फाइंड कर लिए, ठीक है। अब हम लोग 3 केस देखेंगे इस पे। केस क्या था कि पहले केस में हम लोग ने क्या किया, जो मास है, मास को हम लोग डबल कर दिया, ठीक है, डबल कर दिया, तो एफ डैश होगा जी इंटू टू टाइम्स ऑफ एम वन इंटू एम टू हो जाएगा, तो 2 डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा, तो जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर बचा। जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे फोर्स है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, डायरेक्टली फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, तो हम लोग को एफ डैश की वैल्यू क्या मिली, 2f के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग मास को अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से, तो फोर्स उतने टाइम ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे मास को डबल किए, तो फोर्स क्या हुआ, डबल हो गया, ठीक है। अगर मास को हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करते, तो फोर्स अपना 3 टाइम मल्टीप्लाई होता। अब यहाँ पे दूसरा केस देखेंगे, क्या है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इज डबल। अब हम लोग ने यहाँ पे पहले केस में क्या मास को डबल किया था, अब दूसरे केस में क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है दोनों मास के बीच का, उसको हम लोग डबल करेंगे, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर बोल दिया, डी स्क्वायर बोल दो, बात सेम ही है। तो हम लोग ने क्या किया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो 2d द होल स्क्वायर हुआ। अब वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 पुट कर दिया, d का स्क्वायर क्या रहेगा, d स्क्वायर रहेगा। अब जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू अपने को मालूम है क्या है, f है, ठीक है। सो एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई 4 हो गया, एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई 4 होगा। इसका कंक्लूजन क्या मिला, जब दो मास के बीच का डिस्टेंस को डबल किया जाएगा, उसका मतलब क्या होता है कि जो फोर्स होगा वो 4 टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। अब अपना थर्ड केस क्या था, थर्ड केस लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू मास इज हाफ, मतलब दो मास के बीच का जो डिस्टेंस है, ये अपना दो मास है, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। हाफ करने से उसकी वैल्यू पुट करते हैं, f1 इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन डी बाई टू द होल स्क्वायर, मतलब डी बाई टू, मतलब क्या होता है, डिस्टेंस को हम लोग ने आधा किया। अब उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, जी एम वन एम टू एज इट इज आ जाएगा, डी का स्क्वायर क्या होगा, डी स्क्वायर ही हो जाएगा। अपॉन में 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये अपॉन में 4 आ जाएगा। अभी जो नीचे 4 है, नीचे अगर डिवाइड में, तो जो ऊपर आएगा तो ऊपर क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई में आ गया। एफ डैश इज इक्वल टू 4 इंटू जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर, जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू अपने को मालूम थी क्या है, एफ है, तो हम लोग ने क्या किया, एफ वन की एफ डैश की वैल्यू पुट की 4 इंटू एफ कर दिया। तो अपने को क्या मालूम पड़ा कि जब यहाँ पे डिस्टेंस को अगर हम लोग आधा करेंगे, तो अपनी जो फोर्स की वैल्यू होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, पक्का क्लियर हुआ। अब हम लोग ना आज का लेक्चर यही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू, ठीक है।